अगर आपको एफबीआर की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ है कि आपके बैंक अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, या आपने प्रॉपर्टी ली है, या आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, या आपके नाम पे कोई व्हीकल है, तो उस मैसेज को रिसीव होने के बाद अब आपने क्या करना है, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने मैच करनी है और उसके बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में फ़हीम महबूब। तो सबसे पहले हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल जैसे अब सबको पता है कि एफबीआर की तरफ से जो मैसेज हैं वो रिसीव हो रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टैक्स पेयर है, उनको मैसेज रिसीव हुआ है कि आपने इतनी प्रॉपर्टी परचेज़ की है और आपने टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की, आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसी तरीके से एक टैक्स पेयर हैं जिनको मैसेज रिसीव हुआ है कि आपके अकाउंट में तकरीबन 224 मिलियन की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और आपने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। और साथ ये भी लिखा गया है कि अगर आपको लगता है ये डाटा ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है, तो आप एफबीआर की हेल्पलाइन पे कॉल करके बताएंगे ये डाटा ठीक नहीं है। ये बड़ा क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से एक टैक्स पेयर है जिनको मैसेज आता है कि जी आपने जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन हुई हैं और आपने अभी तक जो है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो इस तरह के डिफरेंट मैसेज डिफरेंट लोगों को रिसीव हो रहे हैं और लोग थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं, पैनिक भी क्रिएट हो रहा है कि जी क्यों मुझे मैसेज आ रहा है, हालांकि तमाम चीज़ें आपकी डिक्लेयर हैं। तो इन मैसेज को रिसीव होने के बाद 3 स्टेप हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला क्या स्टेप है कि ये जो बैलेंस लिखा आता है या जो भी अमाउंट लिखी आ रही है, अभी हमें कंप्लेन मिल रही है कि इनमें से कुछ डाटा ऐसे है जो इनकरेक्ट है, जो डाटा ठीक नहीं है। मतलब आपको जो मैसेज रिसीव होता है वो रिसीव होता है कि जी आपने 2 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, लेकिन असल में टैक्स पेयर ने परचेज़ की है उससे कम वैल्यू की या उससे ज़्यादा वैल्यू की। एफबीआर ने इस साल इसका एक नया तजर्बा किया है जो कि पास्ट हिस्टोरिकली कभी नहीं किया गया, यानी कि टैक्स पेयर को कभी मैसेज नहीं आता, सिर्फ ये मैसेज आता था कि टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये कभी मैसेज नहीं आया कि आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, आपके बैंक में ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, आपके नाम पे गाड़ी है या आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है। इस तरह की कभी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, यानी कि मैसेज नहीं आए। तो अभी एफबीआर ने मैसेज करना शुरू किए हैं। अब आईआरएस इतना एडवांस सिस्टम है लेकिन उसमें बेशुमार अभी गलतियां हैं। अभी हम फाइल करते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। तो ये एफबीआर का जो तजर्बा है, मैसेज है, इसमें भी बेशुमार गलतियां हैं। अभी जो टैक्स पेयर को मैसेज रिसीव हो रहे हैं वो इवन मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि जो मैसेज जिस डेट को रिसीव होता है, जैसे इनको मैसेज रिसीव हुआ है 26 सितंबर को, तो जो ये डाटा मेंशन है या प्रॉपर्टी जो मेंशन है ये इन्होंने 30 जून के बाद परचेज़ की है। मतलब एफबीआर ने ये कट ऑफ नहीं लगाया, बस उसने उठाया और मैसेज भेज दिया। तमाम टैक्स पेयर कंफ्यूज हैं कि जी मैंने तो ये काम 30 जून के बाद किया है, यहाँ पे मुझे मैसेज क्यों आ रहा है, क्या मैंने 30 जून से पहले शो करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि आपके लिए कट ऑफ वही है 30 जून। ये जो मैसेज आया है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने उसी साल ये चीज़ें रिपोर्ट करनी है। अगर आपने उस साल कोई चीज़ ली है तो रिपोर्ट करें, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो कंप्लेन फाइल कर दें। ये मैंने मेंशन किया है कि सबसे पहले तो आप एफबीआर की हेल्पलाइन पे बात करें, उनको बताएं कि जी मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है, इसमें डाटा ठीक नहीं है, और उसके बाद एफबीआर को helpline@fbr पे ईमेल भी कर दें कि जी मैंने हेल्पलाइन पे बात की है, मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है। उस मैसेज को पेस्ट कर दें, स्क्रीनशॉट अटैच कर दें पीडीएफ में या पेस्ट कर दें, जैसे भी आपको फिजिबल लगता है, और लिख दें कि जी मैंने हेल्पलाइन पे बात भी कर ली है लेकिन ये डाटा ठीक नहीं है, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक ये डाटा ऐसे नहीं है, या अमाउंट कम है या ज़्यादा है, तो मैंने बता दिया है, लिहाजा आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लें। ये आप सिंपल एफबीआर की हेल्पलाइन पे ईमेल करके अपने पास रिकॉर्ड सेव कर लें कि जी जैसे मुझे मैसेज रिसीव हुआ तो मैंने तो बता दिया था कि ये मेरे साथ तजर्बा किया गया, ये बैलेंस ठीक नहीं है, मैंने तो प्रॉपर्टी बाद में ली या ली नहीं, डाटा किसी ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो डाटा क्लब करके 1 महीने को क्लब करके या 2-3 महीनों को क्लब करके डाटा दिखा रहा है, पूरे साल का नहीं दिखा रहा, किसी जगह पे 1 महीने का दिखा रहा है। तो डिफरेंट तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि तमाम लोगों को मैसेज रिसीव हो रही है कि आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बाद क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेज रिसीव होने के बाद अगला स्टेप ये है कि आपने जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो बैंक स्टेटमेंट की बेस पे करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करना है, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टैक्स पेयर है, उनका हमने डाटा बनाया, उनके बैंक को हमने रिकंसाइल किया। जब रिकंसाइल किया तो आप देखें तो एक टैक्स पेयर है, उनका बैंक हमने रिकंसाइल किया और उनके टैक्स पेयर के ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन हुई थी। टोटल उनके अकाउंट में 34 मिलियन क्रेडिट होता है और 5.8 मिलियन डेबिट होता है। अब उनकी सैलरी इनकम है 1.8 मिलियन, उन्होंने डिविडेंड भी रिसीव किया, बिजनेस इनकम भी थी, बिजनेस के खर्चे भी थे, रेंटल इनकम भी आ रही थी और कुछ जगह पे उन्होंने लोन रिसीव किया और लोन वापस कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे भी आ रही है और क्रेडिट पे भी आ रही है। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि 34 मिलियन सारे का सारा आपने रिपोर्ट करना है। जो चीज़ आपने ली और दे दी डेबिट और क्रेडिट साइड पे तो आएगी, टोटल में तो आएगी, लेकिन आपकी रिटर्न पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया और उसी साल वापस कर दिया, कोई इंपैक्ट नहीं है, कहीं पे भी नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है रिसीव्ड एंड रीपेड,
मतलब लोन लिया और रीपे कर दिया। तो हमेशा मैंने बताया है कि बैंक स्टेटमेंट की बेस पे टैक्स रिटर्न फाइल किया करें। बैंक स्टेटमेंट एक थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है, एविडेंस का डॉक्यूमेंट है। कल को इसकी बेस पे क्वेश्चंस होंगे कि बैंक में ये आया था, ये निकला है, बताइए ये क्या चीज़ है। कैश में जो डीलिंग हो रही होती है वो एफबीआर को पता ही नहीं चलता, आप उसको गवा भी सकते हैं, नहीं भी रिपोर्ट करेंगे उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन बैंक में जो काम हो रहा है अगर आप वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, अगर उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होगा तो आपको पेनल्टी चार्ज कर दी जाएगी। तो जैसे ही अब आपको मैसेज रिसीव होगा, 3 काम आपने करने, अपने बैलेंस को चेक करें, क्या ये मैसेज ठीक है या नहीं है, गलत है फौरी तौर पे कंप्लेन फाइल कर दें, हेल्पलाइन पे बात भी करें, ईमेल भी कर दें कि ये मैसेज आया है, मैंने बात की है। आपके रिकॉर्ड के लिए अपने सिस्टम को अपडेट कर लें, ये मैसेज ठीक नहीं है। तीसरे नंबर पे बैंक की बेस पे टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल किया करें, तुक्का मत लगाया करें, जुगाड़ मत लगाया करें। 2-3 मिनट का काम नहीं है या आधे घंटे का काम नहीं है, इस पे सफिशिएंट टाइम लगा के अपनी टैक्स रिटर्न फाइल किया करें। गलती मत जितनी कोशिश करें कि आप जितनी चीज़ें जो है रिफाइन रखें, अपनी गलतियों को कम से कम इसमें लेके आएँ, बैंक को 100% रिकनसाइल करें। अब इन टैक्स पेयर के बैंक में तकरीबन जो है वो 200-300 ट्रांजेक्शन थी, उनको जब हमने चेक किया तो इसमें ये 5-6 तरह की ट्रांजेक्शन हो रही हैं। सैलरी वो ले रहे हैं, डिविडेंड ले रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, रेंटल इनकम भी है, कुछ लोन लिया, पे कर दिया और एंड पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची भी है, वो भी डिटेल आ गई। अब इसकी बेस पे उनकी रिटर्न में डाटा पेस्ट हो जाएगा। कल को कोई मसला भी होता है, ये सामने रखेंगे, रिटर्न सामने रखेंगे, कोई मसला ही नहीं होगा। उम्मीद है कि मसला होगा ही नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें 100% रिपोर्ट हुई हुई हैं, बैंक के साथ मैच हुई हुई हैं। अगर उनको 34 मिनट का मैसेज आया है तो हमने तो सारी चीज़ें मैच कर दी, हमने तो ओके कर दी। तो अगर सिस्टम चेक भी करता है तो इनकी 100% चीज़ें ठीक होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इस मैसेज के पीछे। अगर गलत आ रहा है तो रिपोर्ट करें, नहीं आ रहा तो सही तरीके से बैंक को रिकनसाइल करके अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। तुक्के मत लगाएं, जुगाड़ मत लगाएं। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूं, बाद में आपने खुद ही परेशान होना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक होता है कि आपने टैक्स रिटर्न में जो रिटर्न का फॉर्म है वहाँ पे क्या रिपोर्टिंग की है, मतलब आपने अपनी इनकम की रिपोर्टिंग की। एक होता है कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट का क्या बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग वेल्थ क्या है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपके अकाउंट में पैसे तो आते हैं लेकिन वो रिटर्न में नहीं आते। रिटर्न से मुराद ये है कि आपने टैक्स नहीं देना होता, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में वो चीज़ आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में रेमिडेंस आती हैं, आपका कोई रिलेटिव भेजते हैं, पेरेंट्स भेज देते हैं, भाई भेजता है, कोई भी भेजता है, तो वो रिटर्न में तो नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं है। वेल्थ स्टेटमेंट में वो रेमिडेंस आएगी। जब वेल्थ स्टेटमेंट में वो रेमिडेंस आएगी तो जो वेल्थ स्टेटमेंट की फुटिंग है, फुटिंग होता है कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की जो वैल्यू है टोटल वो कितनी है। फॉर एग्जांपल आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की वैल्यू है 35 मिलियन, यानी कि 35 मिलियन के एसेट्स आपके पास हैं, जिनमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, बाकी एसेट्स भी हो सकते हैं। तो ये फुटिंग है। तो इसके पीछे जो डाटे का लिंक होगा या फ्यूचर में एफबीआर किस तरीके से डाटे को रिकनसाइल करेगा, वो बेसिकली डाटा होगा कि आपकी फुटिंग क्या है वेल्थ की, उसके साथ चेक किया जाएगा। और अगर कोई बंदा रेजिडेंट होगा तो उसकी फुटिंग रिटर्न के साथ भी मैच की जाएगी। अब एक बंदा नॉन रेजिडेंट है और उसने एज ए नॉन रेजिडेंट टैक्स रिटर्न फाइल की है तो जारी बात है उसकी वेल्थ को मैच किया जाएगा और उसमें वेल्थ में उसने रेमिडेंस भी रिपोर्ट की होंगी। रिटर्न के अंदर रेमिडेंस नहीं आती। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि रिटर्न के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, टैक्स चार्जेबल होता है, वो अमाउंट होती है जहां पे आपने टैक्स देना है। रेमिडेंस के ऊपर टैक्स नहीं है तो वो क्या आएगा, वेल्थ में आएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बताने का तरीका, पर्पज ये था कि अगर टोटल फुटिंग आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट की है उसके साथ बैलेंस जो बैंक का क्रेडिट है उसको मैच किया जा सकता है। तो ये आप मत समझे कि रिटर्न में वैल्यू नहीं आई, वेल्थ में आ गई है तो इसमें कोई इशू, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर सिस्टम के पीछे कोई चेक लगेगा तो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के मुताबिक लगेगा। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन भी की थी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की या आपकी तरफ से कोई नई चीज़ हो, सजेशन हो, ये काम आपको पता है कैसा है कि हर किसी के पास नए आइडियाज़ होते हैं। उस आइडिया के ऊपर जब हम बात करते हैं, जब डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट माइंड्स जब उसके ऊपर कमेंट्स डालते हैं तो एक उसका सोल्यूशन निकलता है और ये प्रोसेस ऐसे चलता है। और आप लाजमी मेंशन किया करें ताकि हम एक दूसरे के जो कमेंट्स है उसके ऊपर डिस्कशन करें और इसी तरीके से लर्निंग का जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोशिश करता हूँ कि सबके ऊपर हम रिप्लाई करें, लेकिन ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता कि सबको रिप्लाई किया जा सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।